आज का जो टॉपिक है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका नाम है आपका फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या इसी को लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो दोनों ही मीनिंग सेम होता है, या तो आप फाइनल अकाउंट बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो। ठीक है, तो नॉर्मली यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मली एक आप लोग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाम क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट नॉर्मली सा समझिएगा आप। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो बेसिक अकाउंटिंग जो हम लोग ये अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रिंसिपल में पढ़े थे कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है रिजल्ट ऑफ पीरियड मस्ट बी इवैल्यूड आफ्टर सर्टेन इंटरवल। मतलब कोई भी फॉर्म है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, तो अपना रिजल्ट जो होता है ना, उसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब हम आपको बताए थे कि 3 प्रकार का बिजनेस होता है, चाहे आप इंडिया में देखो या आउटसाइड इंडिया। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म और तीसरा होता है कंपनी। ये आज का जो लेक्चर है ये आपका टॉपिक ही है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही है जिसमें इंडिविजुअल क्या होगा, ऑनर होगा। ठीक है, एक ही बंदा ऑनर होगा और ये सारे स्किल ये खुद बंदा बिजनेस में यूज कर रहा होगा। सारा कैपिटल ये बंदा खुद बिजनेस में क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा। जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज है सारा ये इंडिविजुअल ही देख रहा होगा। हाँ, बिजनेस में कोई लॉस भी हो तो वो इंडिविजुअल ही क्या करेगा, बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज सोल प्रोप्राइटरशिप ही मतलब एक ही बंदा कर रहा होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही होता है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या होता है, ऑनर होता है। ये आपको बताना है। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इसमें भी लायबिलिटीज ऑफ ऑनर क्या होता है, आपका जो प्रोप्राइटर है वो आपका अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब बता दिए थे कि अगर बिजनेस लॉस में गया बट उस बिजनेस को बेचने के बाद उतना पैसा नहीं आया जितना कि डेप्ट है, ऑब्लिगेशन है, तो ओनर को पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा और पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के सारे पेमेंट को सेटल करना होगा। ठीक है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि रिजल्ट ऑफ पीरियड मस्ट बी इवैल्यूड आफ्टर सर्टेन इंटरवल। देखो हम लोग अगर रिजल्ट की देखते हैं रियल लाइफ में वैसे जैसे मान के चलते हैं कि आप 3 का एग्जाम दे रहे हो फाइनल, उसके बाद आप लोग कंपैरिजन करते हो 12th के एग्जाम जो फाइनल दिए हो कि इसमें कितना नंबर था। मान के चलते हैं 10th में आपको 80% आया और ये आपका 12 में 85% आया, तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार का आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो प्रीवियस ईयर से, किसको, आप करंट ईयर को। तो नॉर्मली वैसे ही बिजनेस में भी हम लोग बिजनेस का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। सबसे पहले ये टॉपिक का जो नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसका मतलब होता है कि जो हम लोग फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट जो बनाते हैं वो साल के अंत में बनाते हैं, तो वही हम लिखेंगे कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमेशा साल के अंत में हम लोग बनाते हैं और अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर वो क्या होगा, खत्म होगा। पहला ये फाइनल अकाउंट बनाने का 2 ही इंटेंशन होता है बिजनेस का। पहला रिजल्ट ऑफ बिजनेस। रिजल्ट ऑफ बिजनेस का मतलब ही होता है या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो कोई इंसान अगर पूछ रहा है कि फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, तो बोले 2 रीजन है। पहला रिजल्ट ऑफ बिजनेस, और रिजल्ट में 2 ही कंपोनेंट आएगा यार, एक प्रॉफिट आएगा, दूसरा क्या हो सकता है, लॉस होता है। तीसरा आपका दूसरा जो है वो हम लोग दूसरा ये रीजन होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस का क्या एसेट है और क्या लायबिलिटीज है। अगर बिजनेस का एसेट ज्यादा है, बिजनेस का क्या एसेट है और क्या है लायबिलिटीज। अगर हम लोग बिजनेस का रिजल्ट देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग फाइंड करेंगे। अगर बिजनेस का हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बिजनेस का क्या एसेट है और क्या लायबिलिटीज है। अगर एसेट बिजनेस का ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा।
उल्टा सोचो, अगर बिजनेस का ऑब्लिगेशन ज्यादा है भाई, डेप्ट ज्यादा है, एसेट कम है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल नहीं रहा है, तो इसका फाइनेंशियल पोजीशन सही ही नहीं, क्योंकि एसेट कम है और लायबिलिटीज क्या है, ज्यादा होगा। तो किसी भी कंपनी में जब आप शेयर वगैरह परचेज करते हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बिजनेस का क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी। से रिलायंस लिमिटेड का, ठीक है, वहाँ पे एसेट ज्यादा होगा, लायबिलिटीज क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो बिजनेस अभी क्या है, प्रॉफिट मोटिव में चल रहा है। तो नॉर्मली हम लोग दो कंपोनेंट फाइनल अकाउंट में देखते हैं, पहला रिजल्ट ऑफ बिजनेस और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एसेट और लायबिलिटीज कंपनी का देखेंगे, या जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका एसेट और लायबिलिटीज देखेंगे, और दूसरा अगर रिजल्ट और बिजनेस हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें तीन कंपोनेंट आता है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। कभी कभार उर्दू भी पढ़ लो, इसको लोग बोलते हैं शीट ऑफ बैलेंस, ठीक है। मतलब जो एसेट और लायबिलिटीज को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, उसको लोग बोलते हैं बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटीज को। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। टीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए लिखते जाओ साथ में। तीसरा जो है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हम लोग ये प्रेजेंट करता है एसेट और लायबिलिटीज को। तो ये तीन चीजें हम लोग सोल प्रोप्राइटर सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का इंटेंशन वही है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का इंटेंशन है नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने का। बैलेंस शीट बनाने का इंटेंशन है ये एसेट और लायबिलिटीज। याद रखिएगा बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है मतलब ये एसेट और लायबिलिटीज का प्रेजेंटेशन दिखाता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका सारा आइटम हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हेडिंग दो हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक लेजर होता है। तो जैसे आप लिखते हो पार्टिकुलर, फिर पार्टिकुलर के बाद आप लिखते हो अमाउंट, फिर अमाउंट लिख देना, फिर आप लिखते हो पार्टिकुलर, फिर आप लिख देना अमाउंट। जस्ट लाइक ये लेजर ही है, तो लेजर में हम लोग डेट वगैरह यहाँ पे नहीं भी यूज करेंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। यहाँ पे आप बना लो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लो डेबिट साइड और यहाँ पे यूज करते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आपको तीन आइटम याद रखना होगा। सबसे पहला, अकाउंटेंसी एक आर्ट है, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट करने का मैनर एक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वो लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। टू क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का बच गया होगा साल के अंत में, उसको हम लोग फिर से अगले साल क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे टू परचेज, और परचेज का जो अमाउंट होगा ना वो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं आपका परचेज रिटर्न। क्या माइनस कर देते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है जो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है। दो कारण से बिजनेस से जा रहा होगा, या तो एक्सेसिव यूनिट हम लोग परचेज कर लिए होंगे, या हो सकता है गुड्स में कोई डिफेक्टिव हो, उसके कारण भी हम लोग क्या कर रहे होंगे, आपको सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक पहला आइटम गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा हम लोग इसलिए परचेज में से लेस कर दिए परचेज रिटर्न। ये परचेज अमाउंट को हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के इनर कॉलम में ही लिखना है। ये इनर कॉलम होता है और ये आउटर कॉलम। इसमें से हम लोग परचेज रिटर्न का अमाउंट जब डिडक्ट कर लेंगे तो आ जाता है आपका नेट परचेज, उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। फिर लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये एग्जाम में भी आता है और साथ में इंटरव्यू में भी आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। और जब आप टैली सॉफ्टवेयर एक्चुअल में कंपनी में काम करेंगे तो इसका बहुत यूज आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। मैं बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टोटल का टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस ही जाता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि अप टू फैक्ट्री गेट,
मतलब फैक्ट्री गेट तक जो भी खर्च है, फैक्ट्री का मतलब होता है वेयर मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज कैरिड आउट, जहां पे मैन्युफैक्चर प्रोसेस क्या होता है, कैरिड आउट होता है। तो फैक्ट्री टू फैक्ट्री गेट तक जो भी खर्च है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कोई इंसान अगर आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो अप टू फैक्ट्री गेट तक इनकर्ड होता है। उसके बाद ये यूनिट से इसका रिलेशन होता है, अगर यूनिट बनेगा तो ये खर्च लगेगा, यूनिट नहीं बनेगा तो इसका खर्च इनकर्ड नहीं होगा। नॉर्मली आपको दो कॉमन बताना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो सारा एक्सपेंस है जो अप टू फैक्ट्री गेट तक लगता है। फैक्ट्री का मतलब हम बता दिए थे, जहां पे परचेज सेल मैन्युफैक्चर एक्टिविटी क्या होता है, कैरिड आउट होता है। नॉर्मली फैक्ट्री का मतलब वही याद रखना, वेयर मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज कैरिड आउट। फिर बोलना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो सारा एक्सपेंस होता है जो फैक्ट्री गेट तक होता है, मतलब अप टू फैक्ट्री गेट। फिर हम आपको बताए थे डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन होता है यूनिट के साथ, अगर यूनिट बनेगा तो ये एक्सपेंस इनकट होगा, यूनिट नहीं बनेगा तो ये एक्सपेंस इनकट नहीं होगा। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस में हम आपको कम से कम 16 या 18 एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का हम लोग अमाउंट यहाँ कोट कर लेंगे। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में दो ही आइटम आता है, याद रख लो, बाय सेल्स। सेल्स को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एक नाम और है रिटर्न आउटवर्ड, जो कस्टमर रिटर्न करता है। जैसे कस्टमर को मैंने गुड सोल्ड किया, हो सकता है डिफेक्टिव या एक्सपेंसिव कारण वो भी गुड्स क्या कर दिया, बिजनेस को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जो गुड्स रिटर्न कौन करता है, कस्टमर या डेटर करता है। उसके बाद यहाँ पे लिख लो आप बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर परचेज का वह पार्ट जो गुड अनसोल्ड रह गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी इंसान अगर पूछा है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो बोलो परचेज का वह पार्ट जो साल के अंत में अनसोल्ड रह गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में तीन ही आइटम जाता है, याद रख लो। टू ओपनिंग स्टॉक इसको बोलना है, फिर इसको लिखना है, बोलना है टू नेट परचेज। तो कोई भी इंसान पूछ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का आइटम बताइए, तो बोलिए पहला टू ओपनिंग स्टॉक, दूसरा टू नेट परचेज, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में तो दो ही आइटम बताना है, बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये परचेज माइनस जो रिटर्न होता है ना, तो ये आ जाता है नेट परचेज। अकाउंट में इसको हम लोग बोलते हैं नेट परचेज। और ये सेल्स माइनस रिटर्न जब होता है ना, इसको अकाउंट में बोलता है नेट सेल। क्या बोलता है इसको, नेट सेल। तो ये याद रखना है कि रिटर्न माइनस होने के बाद जो भी चीज आएगा वो नेट परचेज और नेट सेल हो जाएगा। फिर हम लोग लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, उसको हम लोग बोल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। 11th में इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उल्टा सोचिए, अगर एक्सपेंस ज्यादा है किसी भी लेजर में, एक्सपेंस हम लोग हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारा कौन सा एक्सपेंस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारा एक्सपेंस जो अप टू फैक्ट्री गेट तक हो, और ये सामान के बनने से इसका रिलेशन होता है यूनिट से। यूनिट बनेगा तो ये खर्च लगेगा, यूनिट नहीं बनेगा तो ये खर्च नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस गया, ठीक है। और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, इनकम, ठीक है। तो वही हम बोले कि अगर इनकम ज्यादा होगा, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस लॉस, ठीक है। और लिख देंगे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग के बाद हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पीएल, तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग टैली कर लेंगे। तो अभी हम लोग सीखे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड तीन आइटम आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको टैली कर लिए। और टैली हमेशा बड़ा अमाउंट जो होता है, याद रखिएगा, जो साइड बड़ा होगा डेबिट या क्रेडिट साइड, उसी से टैली होगा, ठीक है। ये हम लोग क्या कर लिए, टैली कर लिए। अब हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले कोई इंसान पूछ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्या क्या जाएगा, तीन ही आइटम याद बताओ, ज्यादा नहीं बताना है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद क्या आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आएगा, बाय सेल्स, मतलब आप बोलो बाय नेट सेल्स, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद ये तो ग्रॉस लॉस आ गया जिसको लोग ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में। फिर कोई इंसान पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कब आ रहा है, तो बोलिए जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस लॉस कब आएगा? जब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो ये क्या आ जाता है? ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे ये फॉर्मेट आइटम नोट कर लो। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और मोस्ट एमपी है यार, लिख ली जितना हम आपको बता रहे हैं सफिशिएंट होगा पूरे लैब में, चाहे आप यहाँ पे फाइनेंस में कहीं पर भी जाओ। ठीक है, कितना आइटम जो अभी हम लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है, वो सारा आपको काम देगा। ठीक है, चलिए तो सबसे लिखिए एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, लिखिए आप हेडिंग दीजिए एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस टैली ईआरपी में ही काम देगा। ठीक है, पूरे लाइफ में आपको काम देगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल लिखो कमीशन पेड, कमीशन पेड ऑन परचेज, कमीशन पेड ऑन परचेज। दूसरा लिखो आपका डॉक चार्ज। पहले लिखते जाओ फिर हमको समझाएंगे। ठीक है, पहला कमीशन पेड ऑन परचेज। अगर कमीशन पेड ऑन परचेज होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर कमीशन पेड ऑन सेल्स होगा तो पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि अप टू फैक्ट्री गेट तो कहीं जो खर्च है वो हम सारा का सारा दिखाएंगे कहाँ पे? ट्रेडिंग में। तो याद रखना है कमीशन पेड ऑन परचेज होगा तो ट्रेडिंग में, कमीशन पेड ऑन सेल्स होगा तो पीएनएल में, डॉक चार्ज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद तीसरा लिखो आपका, ठीक है, तीसरा लिखो आप, ठीक है, तीसरा लिख लो आप ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक है। चौथा लिख लो आप इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या इसी को लोग बोलते हैं कस्टम, कस्टम ड्यूटी। पांचवा लिख लो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, ठीक है। तो पहला लिखे कमीशन पेड ऑन परचेज, दूसरा लिखे ड्रॉप चार्ज, तीसरा लिखे ऑक्ट्राई ड्यूटी, चौथा लिखे इंपोर्ट ड्यूटी, इसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, पांचवा लिखे लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, ठीक है। छठा लिखिए उसके बाद फ्रेट, FREIT, फ्रेट। उसके बाद कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। फ्रेट या कैरेज इनवर्ड दे वो लिख लीजिएगा, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कार्टेज भी हो सकता है, दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज हो, ठीक है। उसके बाद लिखिए फैक्ट वेजेस, वेजेस। सातवां आठवां लिखिए वेजेस एंड सैलरी, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल पहला है कमीशन पेड ऑन परचेज, दूसरा है ड्रॉप चार्ज, तीसरा है ऑक्ट्राई ड्यूटी, चौथा है इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, पांचवा है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, छठा है फ्रेट, कैरेज, फ्रेट इनवर्ड हो FREIGST होता है, फ्रेट इनवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो, कार्टेज हो, वेजेस हो। उसके बाद आठवां लिखा थे वेजेस एंड सैलरी हो, ठीक है। उसके बाद नौवां लिखिए आप वेजेस, वेजेस एंड सैलरी हो। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट हो। दसवां फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग। उसके बाद 11 लिखो फैक्ट्री हीटिंग, हीटिंग चार्ज। भाई फैक्ट्री में मशीन वगैरह रहता है, उसमें लाइन देते हो तो इमीडिएट स्टार्ट नहीं हो जाता है, उसमें सर्टेन हीट होने का टाइम लगता है, ठीक है। तो फैक्ट्री रेंट हो, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग। उसके बाद 12 लिखो फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस। उसके बाद 13 नंबर लिखो फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखो कोल, गैस एंड वाटर, कोयला है, ठीक है, गैस है, पानी है, ये सब फैक्ट्री में ही यूज होता है, ठीक है।
ये ऑफिस में ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए याद रखना कोल गैस वाटर को आप पीएल में मत दे देना, ये ट्रेड में है, ठीक है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कोल गैस इन वाटर, ठीक है। उसके बाद 13 हो गया, नेक्स्ट लिखो 14, ठीक है। उसके बाद लिखो आपका फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखाती है, फैक्ट्री इंश्योरेंस चार्ज हो ही गया, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री। उसके बाद लिखो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद 16 नंबर लिखो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक है, या इसी को लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस हो, दोनों सेम मीनिंग है, दोनों को एक साथ लिख लो, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल गुड्स अगर है तो वो भी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो अभी तक देखो, पहला कमीशन पेड ऑन परचेज, डॉक चार्ज, ऑक्साइड ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कोल गैस एंड वाटर, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और नाम है मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। उसके बाद आप 18वां लिख लो रॉयल्टी, ठीक है। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई इंसान अगर पूछ रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो बोलिए डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस होगा जो फैक्ट्री गेट तक, मतलब सामान के बनने तक, मतलब फैक्ट्री तक का जो भी खर्च होगा नॉर्मली इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। हाँ, ये एक्सपेंस सामान के बनने से रिलेशन रखता है, अगर सामान बनेगा तो ये खर्च लगेगा, नहीं बनेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, जितना भी इनडायरेक्ट होगा वो पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। बट डायरेक्ट एक्सपेंस किसी किसी को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए एग्जाम्पल बता दिए। पहला कमीशन पेड ऑन परचेज होगा तो डायरेक्ट, यही कमीशन पेड ऑन सेल होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, इनडायरेक्ट में। ड्रॉप चार्ज हो, ठीक है, ऑक्साइड ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी, इसी को इंपोर्ट ड्यूटी का दूसरा नाम है कस्टम ड्यूटी, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज हो, फ्रेट हो, कैरेज हो, फ्रेट इनवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो, कार्टेज हो, वेजेज हो, वेजेज एंड सैलरी हो, फैक्ट्री रेंट हो, फैक्ट्री लाइटिंग हो, फैक्ट्री हीटिंग हो, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो, कोल गैस एंड वाटर हो, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो या मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस हो, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स हो या रॉयल्टी हो, ये सारा का सारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल। भाई ये सफिशिएंट है, लाइफ में कहीं पर भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो, इससे ज्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सारे आइटम समझा देंगे और फिर समझा के हम आपको इससे पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आज तक हम लोग यहीं तक ये टॉपिक रखते हैं, और ये बीबीएम फर्स्ट एंड थर्ड ईयर, साथ में जो फाइनेंशियल अकाउंट में 11th में हो, जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स से है, वो भी आप उसके लिए भी बहुत अच्छी बहुत रिलेवेंट है। जो बीबीएम आप फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर में हो, और साथ में 11th का जो जिसका बैकग्राउंड अकाउंट स्टैंडर्ड से है, ठीक है, मतलब अकाउंट रखे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए रिलेवेंट है। तो इसीलिए ये लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। साथ में जब आप टैली सीखने जाते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9, उसमें पूछता है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंस हम आपको 17 से 18 एग्जाम्पल बता दिए, सफिशिएंट है। आज तक हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे से देखेंगे। डट चढ़ना।